लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में मैं प्रवीण सोनी आपका सक्सेस टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, जब एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र के साथ में कम्युनिकेशन करता है तो जिन शब्दों को जिस भाषा में यूज करता है, चाहे वो हिंदी, चाहे वो इंग्लिश में यूज करे, चाहे वो किसी अदर लैंग्वेज में यूज करे, ताकि वह अपने विचारों को सामने वाले को समझा सके और सामने वाला उन विचारों को आसानी से समझ सके, तो इसे हम लोग भाषा या हम लोग इसे लैंग्वेज कहते हैं। इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर बहुत सारी लैंग्वेजेज होती हैं जो कंप्यूटर में यूज की जाती हैं, जिसमें सी लैंग्वेज भी एक मुख्य लैंग्वेज, एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। दोस्तों, सी लैंग्वेज को डेनिस रीचर ने 1972 में AT&T लैबोरेटरी ऑफ USA में इसको डेवलप किया था। दोस्तों, इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सोर्स कोड को डिज़ाइन करना था। सोर्स कोड, यूनिक्स लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड डिज़ाइन किया हुआ है उसको सी लैंग्वेज में डिज़ाइन किया हुआ है। सी लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक जनरल प्रकार की लैंग्वेज है जिसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, जिसमें हम आसानी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिक मार्केट में स्प्रेड हो गई। डेनिस रीचर को सबसे ज़्यादा आश्चर्य उस समय हुआ जब जो प्रोग्रामर किसी अदर लैंग्वेज को यूज करते थे, उन्होंने सी लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया। दोस्तों, सी लैंग्वेज को हम लोग एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें हाई तथा लो दोनों लैंग्वेजों के इसमें गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती। सी लैंग्वेज के हाई तथा लो दोनों के गैप को ख़त्म करता है, इसलिए हम लोग सी लैंग्वेज को एक मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। इस लैंग्वेज को जब डिज़ाइन किया गया था तो उन सभी प्रॉब्लमों को ध्यान में रखा गया था जो इससे पहले लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च हुई थी, और वो लैंग्वेजेज CPL, एल्गोल, BCPL एंड बी लैंग्वेज के रूप में मार्केट में अवेलेबल थी। उन सभी लैंग्वेजों में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने के कारण उनकी पॉपुलैरिटी मार्केट में नहीं हो पाई, और उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही डेनिस रीचर ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। इसीलिए हम लोग सी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज का ऑफस्प्रिंग लैंग्वेज भी के रूप में भी जानते हैं। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री को समझने के लिए हम सबसे पहले उसे एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1960 में एल्गोल लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च हुई थी, जिसे इंटरनेशनल कमेटी और ग्रुप के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक एल्गो को डिज़ाइन करना था। उसके बाद 1963 में CPL लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च हुई, जिसे हम लोग कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, जिसे मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया था। इस लैंग्वेज को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना था। 1967 में BCPL लैंग्वेज मार्केट में लॉन्च हुई, जिसे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। यह लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। 1970 में कैन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था, और इस लैंग्वेज में जो उपरोक्त लैंग्वेज हैं उनकी जो कमियों उनको ध्यान में रखते हुए इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था। यह लैंग्वेज अदर लैंग्वेज की तुलना में एक यूनिक लैंग्वेज थी, अर्थात इस लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक वर्क को ही डिज़ाइन करना, बनाना, पूरा करना एक पॉसिबल था। इसके पश्चात 1972 में सी लैंग्वेज को डेनिस रीचर ने डेवलप किया था, और यह एक प्रकार की इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको यूज करने का मुख्य उद्देश्य कि हर प्रकार की कोई भी बिगनर जो एक लैंग्वेज को सीखना चाहता है, एक प्रोग्रामिंग करना चाहता है, वो आसानी से इसमें प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकता है। इसके पश्चात 1989 में सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड वर्जन आंसी के रूप में मार्केट में लॉन्चेज हुआ, जिसे आंसी कमेटी के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य एक बेटर पोर्टेबिलिटी फीचर को इसमें इंक्लूड करना था, जो इसमें इंक्लूड किया गया।
ताकि सी लैंग्वेज में अगर किसी प्रोग्राम को एक मशीन पर जनरेट किया जाए, डिज़ाइन किया जाए, तो दूसरी मशीन के ऊपर एक लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ में ही उसके ऊपर उसको एक रन किया जा सके, या विदाउट मॉडिफिकेशन के उस मशीन के ऊपर उसको आसानी से रन किया जाए। सी लैंग्वेज में इस फीचर को पोर्टेबिलिटी का फीचर कहा जाता है। दोस्तों सी लैंग्वेज के एडवांस वर्जन आंसर सी पर चर्चा करते हैं। सी लैंग्वेज की आंसर सी वर्जन को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सी लैंग्वेज में पोर्टेबिलिटी फीचर की कमी होना, अर्थात सी लैंग्वेज में अगर किसी प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है तो उस प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पर बिना मॉडिफिकेशन के हम रन नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज की जो कमी होती है, ऐसे हम लोग पोर्टेबिलिटी फीचर की कमी मानते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए 1983 में एक कमेटी को जनरेट किया गया और आंसी सी अर्थात सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड वर्जन को डेवलप करने के लिए उसको एक प्रपोजल दिया गया। आंसी का पूरा नाम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है और इस लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य पोर्टेबिलिटी फीचर को इंक्रीज करना था। 1989 में आंसी सी स्टैंडर्ड वर्जन मार्केट में अडोप्टेड किया गया था और इसकी फर्स्ट कॉपी 1990 में मार्केट में लॉन्च हो गई थी। इस लैंग्वेज में पोर्टेबिलिटी फीचर को इंक्रीज किया गया सो दैट हम जब एक प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोग्राम को दूसरे मशीन पर जब रन किया जाता है तो विदाउट मॉडिफिकेशन के उसको हम लोग आसानी से उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के जो फीचर होता है इसे हम लोग पोर्टेबिलिटी फीचर कहते हैं, जैसे आंसी सी में इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों अब हम ट्रांसलेटर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ट्रांसलेटर क्या होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। जब भी हम किसी प्रोग्राम को किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, मशीन के अलावा किसी भी अदर लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हमारी मशीन उस प्रोग्राम को रीड नहीं कर पाती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के लिए मशीन कोड को ही लिखना कंपलसरी होता है। इसलिए मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ही कंप्यूटर समझ पाता है। जब हम उस प्रोग्राम को किसी अदर लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, जो कि एक मशीन सपोर्टेबल नहीं होता है। उस कोड को हम लोग सोर्स कोड के नाम से जानते हैं और उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है। जब तक हम उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं हम उस प्रोग्राम को मशीन पर रन नहीं कर सकते। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, अर्थात सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रांसलेटर की परमिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। यह हमारे द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को सबसे पहले स्कैन करता है, उसे कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद यदि हमारे उस प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एरर होती है तो उसको एक लिस्ट के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करता है, शो करता है। जब तक हम उन सभी एरर को दूर नहीं करते, उनको प्रोग्राम से रिमूव नहीं करते, अर्थात प्रोग्राम को एरर फ्री नहीं बनाते, तब तक वह हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। अर्थात सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। दूसरा इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का काम भी वही होता है जो कंपाइलर का होता है, अर्थात हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है। परंतु इंटरप्रेटर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ स्कैन नहीं करके प्रोग्राम की एक एक लाइनों को स्कैन करता है तथा आने वाली एरर को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जब तक हम एरर को, हमारी प्रत्येक लाइन को एरर फ्री नहीं बनाते, हमारा नेक्स्ट लाइन को कंपाइल नहीं किया जाता, नेक्स्ट लाइन को चेक नहीं किया जाता है। जब कंप्लीट लाइनें, प्रोग्राम की सभी लाइनें एरर फ्री हो जाती हैं तो उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इंटरप्रेटर और कंपाइलर बोथ आर यूज्ड टू स्कैन द प्रोग्राम्स, बट डिफरेंट केवल इतना होता है कि कंपाइलर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, इंटरप्रेटर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइनों को स्कैन करता है।
उसके पश्चात ही उसको सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा, ट्रांसलेटर के रूप में एक असेंबलर यूज किया जाता है। यदि हमने प्रोग्राम को असेंबली भाषा में लिखा है तो उसे भी मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें भी एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग असेंबलर के नाम से जानते हैं, और वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के द्वारा उसे समझा जाता है। दोस्तों, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसे पॉइंट्स के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग कमेंट्स लाइन का यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग हेडर फाइल सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। उसके पश्चात हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट अर्थात सेक्शन को डिक्लेयर करते हैं। उसके पश्चात हम लोग मेन फंक्शन को यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग ओपन कर्ली ब्रेस यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट को यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग एग्जीक्यूटेबल पार्ट को डिक्लेयर करते हैं। उसके पश्चात हम लोग क्लोज कर्ली ब्रेस को यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ओपन कर्ली ब्रेस को यूज करते हैं। उसके पश्चात हम लोग क्लोज कर्ली ब्रेस को यूज करते हैं। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, उसको यूज क्यों किया जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम के फ्लो को समझाने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज करते हैं। हम कमेंट्स को उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से किसी भी चैप्टर का दिया हुआ नाम, प्रोग्राम के चैप्टर के नियम के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि इस चैप्टर में किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट्स हैं, किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस चैप्टर में दी हुई होती है। उसी प्रकार से प्रोग्राम में जब कमेंट्स का यूज किया जाता है तो हम उस कमेंट्स के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस संदर्भ में है और किस टॉपिक पर आधारित है। अर्थात टू अंडरस्टैंड द फ्लो प्रोग्राम वी यूज कमेंट्स। कमेंट्स को यूज करते हैं। कमेंट्स आर नथिंग, कमेंट्स अपने आप में कुछ नहीं होता, बट सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच आर प्लेस्ड बिटवीन द डेलिमीटर। मतलब एक ही प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कि हम लोग डेलिमीटर के बीच में प्लेस करते हैं। सी लैंग्वेज हमें 3 प्रकार की कमेंट्स की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज किया जाता है। इन सिंगल लाइन कमेंट्स वी कैन यूज ओनली वन लाइन टू इंडिकेट द फ्लो प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के फ्लो को इंडिकेट करने के लिए केवल एक ही लाइन का इसमें यूज किया जाता है और एक ही लाइन में इंडिकेट किया जाता है कि प्रोग्राम इस संदर्भ में बताया गया है या सब डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिसको बहुत ही आसानी से मेंशन किया हुआ है। नंबर 2, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। कई बार हमें कमेंट्स को एक से अधिक लाइन में लिखना होता है, या हम ऐसा कहें कि हमारा कमेंट्स एक लाइन में नहीं आ पाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उस कमेंट्स को सेकंड लाइन में भी लिखते हैं। अर्थात एक से अधिक लाइनों को कमेंट्स में लिखकर हम जब प्रोग्राम के फ्लो को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसे मल्टी लाइन कमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ये एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तीसरा कमेंट जो होता है वो नेस्टेड लाइन कमेंट्स होता है। दोस्तों, जब एक कमेंट्स के बीच में कोई दूसरा कमेंट्स हमें लिखना होता है, डिफाइन करना होता है, उस सिचुएशन में हम लोग नेस्टेड लाइन कमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर की सीरीज में सेकंड नंबर पे जो है हमारा वो होता है इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोग्राम को जनरेट करते हैं तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, और वो फंक्शंस कंप्यूटर की अर्थात सी लैंग्वेज की डायरेक्ट लाइब्रेरी जो होती है उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जब तक उन सभी फंक्शंस को हम लोग हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तब तक हमारे प्रोग्राम को हम लोग डिज़ाइन नहीं करते। अर्थात हमारे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले वो फंक्शन किस हेडर फाइल में है, उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें इंक्लूड करना होता है, और उन सभी फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल को यूज किया जाता है। और हेडर फाइल सेक्शन के अंतर्गत हेडर फाइल वहाँ डिफाइन कर दी जाती है, और उसके बाद में ही हम लोग उन सभी फंक्शन को यूज करते हैं जो हमारे उस हेडर फाइल में होते हैं। हेडर फाइल को लिखने के लिए हम लोग #include stdio.h हेडर फाइल्स हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। इसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। अर्थात इनपुट और आउटपुट के लिए जिन जिन स्टैंडर्ड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिन स्टैंडर्ड फंक्शन की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो सारे
इस फाइल के अंतर्गत होते हैं। हैश इंक्लूड को हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, अर्थात ये एक प्रकार की डायरेक्टरी होती है जो कंपाइलर को ये निर्देश करती है कि जो फंक्शन हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उनसे संबंधित फाइलों को हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करें। उसके पश्चात हम लोग थर्ड जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत जब हम वेरिएबल को ग्लोबल सेक्शन पार्ट में जब डिक्लेयर करते हैं तो उन सभी वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम के अंदर, लोकल फंक्शन के अंदर तथा बाहर कहीं से भी उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग मेन फंक्शन को यूज करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शंस होते हैं जिसमें मेन फंक्शन मुख्य इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले प्रोग्राम की जब रीड करने को स्टार्ट करता है तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। इसलिए एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन उसमें कंपल्सरी होता है। बिना मेन फंक्शन के हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा डिक्लेरेशन पार्ट आता है। डिक्लेरेशन पार्ट वो पार्ट होता है जहां हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो सभी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर यूज करते हैं, अर्थात जो वेरिएबल एग्जीक्यूट होंगे उन सभी को जिस पार्ट में, जिस सेक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं उस सेक्शन को हम डिक्लेरेशन पार्ट के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हमारा आता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, यानी कि इस पार्ट के अंतर्गत जो वो सभी वेरिएबल्स, वो सभी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो एग्जीक्यूट होने होते हैं, अर्थात दिस पार्ट कंटेन्स a set of statement or a single statement. These statements are enclosed between the braces. आफ्टर दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं। इसके बाद में जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करता है, और फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिन्हें सी लैंग्वेज को डिजाइन करने के दौरान उसके अंदर पहले ही इंक्लूड कर दिया जाता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वे होते हैं जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। दोस्तों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। इसके बाद में हम लोग प्रोग्रामिंग रूल्स के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग रूल्स क्या होते हैं? हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी नियम्स को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर हम रूल्स के आधार पर प्रोग्राम को डिजाइन नहीं करते हैं तो हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कौन कौन से रूल्स होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन लोअर केसेस लेटर। हम जानते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी हम जो लेटर लिख रहे हैं प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, जो लेटर यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे लोअर केस लेटर होने चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सारे के सारे लेटर्स में लोअर लेटर होने चाहिए। अपर केस लेटर्स आर ओनली यूज्ड फॉर सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी कि सिंबॉलिक कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट है जो सिंबॉलिक हैं, केवल उन्हीं को डिफाइन करने के लिए हम कैपिटल लेटर को यूज करते हैं। नंबर 2 रूल्स जो कहता है वो है कि ब्लैंक स्पेस मे बी इंसर्टेड बिटवीन वर्ड्स। दो शब्दों के बीच में हम लोग ब्लैंक स्पेस यूज कर सकते हैं जिससे हम उन शब्दों को आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट यूज्ड बाय डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शन। लेकिन जब हम वेरिएबल्स को, हम कीवर्ड्स को, कॉन्स्टेंट्स को, फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इट इज नॉट नेसेसरी टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट की पोजीशन को फिक्स करना कोई आवश्यक नहीं होता है। दैट इज द प्रोग्राम्स कैन राइट द स्टेटमेंट एनीवेयर बिटवीन द टू ब्रेसेस इन टू डिक्लेरेशन पार्ट, अर्थात हम किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। स्टेटमेंट का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है कि किसी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लिखना है, किसी भी लोकेशन पर उसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस शुड बी बैलेंस्ड। जितने कर्ली ब्रेस हमने प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए यूज ओपन किए हैं उतने ही कर्ली ब्रेस हमें क्लोज करने होते हैं। एंड फाइनल इज दैट एवरी स्टेटमेंट शुड बी क्लोज्ड बाय सेमी कॉलन। प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्टेटमेंट यूज किए गए हैं सभी स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हमें सेमी कॉलन साइन का यूज करना होता है। यदि हम सेमी कॉलन साइन का यूज नहीं करते हैं तो हम हमारे प्रोग्राम को, हमारा जो प्रोग्राम्स होता है, हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट एक प्रॉपर वे में रन नहीं कर सकते, एरर फ्री नहीं बना सकते, अर्थात वह प्रोग्राम हमारे सामने कई प्रकार की एरर प्रेजेंट करेगा यदि हमने स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए सेमीकोलन का यूज नहीं किया है। दोस्तों अब हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर चर्चा करते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस टाइप से किया जाता है।
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। सबसे पहले क्रिएशन ए प्रोग्राम, नंबर 2 कंपाइलेशन एंड लिंकिंग ऑफ ए प्रोग्राम्स और नंबर 3 आता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। इन तीनों को हम एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स हमारी आती है क्रिएशन ए प्रोग्राम। सबसे पहले हम सी एडिटर विंडो में हम लोग एक प्रोग्राम को जनरेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जिसे कि हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे द्वारा डिज़ाइन किया प्रोग्राम एक सोर्स कोड के रूप में हमारे सामने अवेलेबल होता है। उस सोर्स कोड को हमें ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग कंपाइलेशंस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम की सेकंड स्टेप्स होती है, जिसे हम लोग कंपाइलेशन कहते हैं। कंपाइलेशन के दौरान हमारे प्रोग्राम के सोर्स कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। जब तक हम लोग हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करते, अर्थात मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते। कंपाइलेशन प्रोग्राम प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग लिंकिंग प्रोसेस को भी यूज करते हैं। लिंकिंग भी एक ऐसी एसेंशियल एक मुख्य प्रोसेस होती है जब हमारा प्रोग्राम के अंतर्गत जब हमें प्रोग्राम के अंतर्गत फंक्शंस की एंड फाइल्स की एक साथ हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सभी को एक साथ अवेलेबल कराने की जो व्यवस्था करवाता है, जो हमारे लिए अवेलेबल करवाता है, वो होता है लिंकिंग। वो प्रोसेस कहलाती है लिंकिंग प्रोसेस। जब तक ये सभी फाइल्स एंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के में हमें अवेलेबल नहीं कराएगा, तब तक हमारा कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अर्थात एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए फंक्शंस की एंड उन सभी फाइलों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंतर्गत उस फाइल से संबंधित सभी ऑपरेशंस अवेलेबल होते हैं। जब तक वो चीज़ प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं होती, तब तक उसे रन नहीं किया जा सकता है। थर्ड स्टेप इसकी एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम आता है। जब हमारा कंप्लीट प्रोग्राम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है और आफ्टर द कंपाइलेशन द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड विल बी लोडेड इन द कंप्यूटर मैन मेमोरी। मैन मेमोरी में लोड हो जाता है, उसके बाद में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट